हेलो एवरीवन। सो माइक्रो फाइनेंस स्पेस से मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लेंडर्स को हमने डिस्कस किया, सीए ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल प्लस और भी काफ़ी सारे लेंडर जिनका एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस में। बहुत अच्छी इनसाइट्स उन्होंने शेयर करी। मुथूट को हमने Q4 से ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड मुथूट हुआ, अरमान हुआ, इन दोनों में हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे प्ले करना हो एक छोटी सी पोजीशन ले करके तो दोनों बिजनेसेस जो है वो अच्छे लग रहे थे Q4 में। Q1 में भी मुथूट के नंबर्स अच्छे हैं। अब देखते हैं Q2 में कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं एंड मैनेजमेंट ने कैसा आउटलुक दिया है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। तो सबसे पहले Q2 के नंबर्स अगर हम देखें तो एक तो ये इंडिविजुअल लोन आपको सारे एमएफआई के मतलब बुक में दिखेगा कि इस पे इसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। इनका भी मंथ ऑन मंथ डिसबर्समेंट और लोन बुक इस पे ग्रो कर रहा है। प्लस कंपनी इसमें भी उन कस्टमर्स पे फोकस कर रही है जिनका सीबी स्कोर जो है वो अबव 700 है। इंडिविजुअल लोन आपका बेसिकली हो गया कि माइक्रो फाइनेंस में जो आपके टॉप क्वालिटी के कस्टमर्स हैं जिनका क्रेडिट डिसिप्लिन काफी अच्छा है, टाइम पे वो कंसिस्टेंटली रीपे कर रहे हैं अपना ईएमआई वगैरह, उनको आप इंडिविजुअल लोन देते हो। तो सारे जो एमएफआईज हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी और डाइवर्सिफाई कर रही है माइक्रो लैब के अंदर, गोल्ड लोन के अंदर, यहाँ पे भी इनका बुक ग्रो कर रहा है। देन डिसबर्समेंट का नंबर अगर हम देखें कंपनी का टोटल ओवरऑल बुक पे तो 28% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगेन वाई वाई इसमें हमको नहीं देखना है। एंड ये जो अभी टाइम चल रहा है ना FY26 वाला, इसमें हमें हम हर एक एमएफआई का ये डिसबर्समेंट ग्रोथ का नंबर ही देखना है। FY25 का टाइम था जहां पे हमको फोकस करना था कि इनकी एसेट क्वालिटी कैसी है, किसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कम ड्रॉप कर रहा है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। अब FY26 में फोकस करना है कि कौन सा लेंडर कॉन्फिडेंट है लोन बुक को ग्रो करने को लेकर के, बिकॉज वो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि लेंडर रीपेमेंट को लेकर के तो श्योर है और इसीलिए बुक की ग्रोथ पे वो फोकस कर रहा है। तो 28% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन लोन बुक अगर हम देखें तो इसमें 2.5% के आसपास की ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। कंपनी का अगर हम पीपीओपी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें लगभग 8% की ग्रोथ है Q1 के कंपैरिजन में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो किया है कंपनी का। और पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें 394% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। मतलब वैसे अगर हम समझे तो 6 करोड़ का पैट था कंपनी का Q1 में, इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने 30 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। तो Q1 ऑलमोस्ट 5 टाइम की ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हुई है। मार्जिन भी एक्सपैंड हुए इनके लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 43 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर, तो ये वाई वाई तो ऑफकोर्स नीचे ही जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर सबसे वर्स्ट था एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन आरओई वगैरह भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी का अगर हम इनका ट्रेंड देखें तो Q2 में Q1 के कंपैरिजन में भी और फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एक तो Q4 इनका एक तरीके से बॉटम बना था कलेक्शन एफिशिएंसी में, लेकिन Q1 में इंप्रूवमेंट आया और Q2 में अगेन Q1 के कंपैरिजन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एक्स बैकेट कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम देखें तो वो भी आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इंप्रूव हुई है कंपनी की। एंड इसीलिए ग्रॉस एनपीए भी लास्ट क्वार्टर में था इनका 4.8 4.9%, अब हो गया है 4.6%। तो एनपीए भी मेरा कम हुआ है। मेरा जो कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है वो भी इंप्रूव हुआ है। एंड इसीलिए जब हम इनका ये इम्पेयरमेंट ऑफ मतलब प्रोविजनिंग का नंबर देखते हैं बेसिकली, इसमें भी वाई वाई आपको दिखेगा 28% का इंप्रूवमेंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% का इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये दोनों चीजें बेसिकली कनेक्टेड है। मतलब जो डिसबर्समेंट का नंबर आप देखते हो और ये जो प्रोविजनिंग का नंबर आप देखते हो, दोनों कनेक्टेड है। जब भी किसी लेंडर का आप देख रहे हो कि प्रोविजनिंग उनका इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे प्रोविजन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले क्वार्टर्स में उस लेंडर की जो लोन बुक ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगी। और इसका बिल्कुल अपोजिट होगा जो अभी वाला टाइम चल रहा है, कि अगर प्रोविजनिंग उनके कम होती जा रही है यानी कि लोन बुक ग्रोथ उनका बढ़ेगा, क्योंकि लेंडर कॉन्फिडेंट है ना कि रिकवरी आ रही है टाइम पे कस्टमर से, तो मैं लोन बुक को और फास्ट रेट पे ग्रो कर सकता हूं। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं कंपनी के, अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे। इनफैक्ट नंबर्स इनके अरमान से भी बेटर हैं अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, आएगा कैसा इन्होंने आउटलुक दिया है। तो एक तो सबसे पहले इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो इंप्रूव हुई है। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट 6 से 12 मंथ्स के अंदर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसमें एडवांटेज मिलेगा इनको। इनफैक्ट इस क्वार्टर में ऑलरेडी कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड्स इंप्रूव हुए हैं। पहले इनका कॉस्ट ऑफ फंड 11% के आसपास था, अब ये 10.6 10.7% के आसपास है। तो कॉस्ट ऑफ फंड ऑलरेडी इंप्रूव हुआ है। एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर हम इनका देखें, यानी अभी जो करंट फ्रेश रेट पे जो ये पैसा उठा रहे हैं वो अराउंड 9.3% है। यानी आने वाले क्वार्टर्स में इसमें भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का फर्स्ट लीवर हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, कंपनी का अगर आप कलेक्शन इंप्रूवमेंट वाला डेटा देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। तो Q4 में जब हमने इस कंपनी को डिस्कस किया था तब कंपनी का पूरे क्वार्टर में जो इन्होंने रिकवरी करी थी ओवरड्यू अकाउंट से, जो ओवरड्यू अकाउंट है उसमें 6-7 करोड़ का रिकवरी हुआ था कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में, यानी मंथली एवरेज कितना हो गया 2 से 3 करोड़ का।
Q1 में जब हमने इनको डिस्कस किया, अगस्त में इनका रिजल्ट आया था, तब हमने डिस्कस किया था, तब कंपनी का पूरे फर्स्ट क्वार्टर का रिकवरी था 38 करोड़। Q4 में था 6 करोड़, Q1 में हो गया 38 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम का इंप्रूवमेंट हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। मंथली एवरेज आपका 2 करोड़ से 12-13 करोड़ हो गया। अभी Q2 में अगर आप कंपनी का ये कलेक्शन वाला पॉइंट देखोगे तो उसमें 57 करोड़ की रिकवरी करी है कंपनी ने ओवर ड्यू अकाउंट से। ये नंबर आपका फोर्थ क्वार्टर में था 6 करोड़ और अभी पहुंच गया 57 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम का इंप्रूवमेंट हमको इसमें देखने को मिला है सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लेंडर इतना कॉन्फिडेंट है कि बुक को अब ग्रो करने को ये देख रहे हैं। और इसकी वजह से अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखोगे तो पूरे FY25 में इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट था 9.4% के आसपास। इस साल का इन्होंने गाइडेंस दिया था 4 से 6% का। फर्स्ट क्वार्टर जो कि लेंडर मतलब लेंडिंग इंडस्ट्री के लिए इन जनरल सीजनली वीक क्वार्टर होता है, आपके प्रोविजंस के नंबर थोड़े से इंक्रीज होते हैं, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट होती है पूरी इंडस्ट्री के लिए। उस सीजनली वीक क्वार्टर में भी इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट था वो 4.3% था। गाइडेंस कितना था पूरे साल का? 4 से 6% का। इन्होंने अपने गाइडेंस के लोअर रेंज पे रिपोर्ट करा सीजनली वीक क्वार्टर में 4.3%। एंड इनको Q1 के कॉन कॉल में ही पूछा गया था कि मतलब आने वाले क्वार्टर्स तो आपको आपके और अच्छे होने चाहिए, तो आपको गाइडेंस यहां से रिवाइज करना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट का कहना था कि एक क्वार्टर का और हम वेट करेंगे। एंड इस Q2 में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट आया है 3.6%, यानी जो गाइडेंस है 4 से 6% का, उससे उसके भी लोअर रेंज पे इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे, उससे भी बेटर नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर Q2 में आया है ये सस्टेन करेगा। इनफैक्ट यहां से और इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 एंड Q4 के अंदर। ये इंप्रूवमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज अगर आप अक्टूबर का कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे मुथूट का, तो वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना सितंबर में था। ये सेम चीज हमने अरमान के कॉनकॉल में भी डिस्कस करी थी। उनकी मैनेजमेंट ने भी यही बोला कि अक्टूबर में सितंबर जितनी ही कलेक्शन एफिशिएंसी हम देख रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो Q3 होता है ना आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये जो मंथ्स होते हैं, ये हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर देखो, उससे भी पिछला साल देखो, उससे भी पिछला साल देखो, तो इन जनरल लेंडिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपका एसएमए बकेट इंक्रीज होता है, मतलब थोड़ी सी कलेक्शन एफिशिएंसी डिप होती है। क्यों होती है? एक तो आपका फेस्टिव पीरियड होता है, तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो रेगुलरली फॉलो अप नहीं कर पाते हैं बोरोअर्स को। दूसरा रीजन होता है कि फेस्टिवल्स की वजह से जो बोरोअर्स हैं उनके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। तो मतलब ईएमआई बहुत नॉर्मल होता है कि 1 वीक 2 वीक से डिले हो जाता है, ये हर साल होता है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन ऐसे क्वार्टर के अंदर भी, मतलब उस मंथ में जहां पे सारे फेस्टिवल्स थे, उस मंथ में भी इन दोनों लैंडर ने अपना सेम कलेक्शन एफिशिएंसी रिपोर्ट किया है जो सितंबर में था। तो ये एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि एक्चुअली में ये जो एमएफआई इंडस्ट्री है यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है एसेट क्वालिटी के अंदर। तो दूसरा लीवर क्या हो गया आपका? क्रेडिट कॉस्ट। पहला लीवर हमने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं उसमें इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरे लीवर की बात करते हैं, आपका ओपेक्स वाला पार्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो एक तो वैसे ही अगर आप देखोगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो कॉस्ट टू इनकम है ना, ये काफी ज्यादा है, 60% है अभी Q2 में। एंड अगर हम सीए ग्रामीण अरमान का देखें तो उनसे बहुत बेटर नंबर्स है। तो मतलब आने वाले 2-3 सालों में मुथूट माइक्रो फाइनेंस का एक तो इस पे एडवांटेज इनको मिलेगा, मतलब ईयर आफ्टर ईयर हम देखेंगे कंपनी के जो ओपेक्स हैं, जो कॉस्ट टू इनकम है, ये कम होता जाएगा, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का एक इनके लिए बड़ा लीवर है। प्लस इस साल के लिए भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि इस ईयर के एंड तक, FY26 तक, हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है वो बिलो 50% आ जाएगा, यानी एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिलेगी H2 के अंदर, ओपेक्स वाले पार्ट के अंदर। ये रिकवरी कहां से आएगी? तो कंपनी ने मतलब अपने कॉस्ट एफिशिएंसी को और इंप्रूव करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज करी हैं। एक तो सबसे पहले इन्होंने अपने हर एक ब्रांच की ना एक मतलब सिस्टम लेवल मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब हर एक ब्रांच का प्रोडक्टिविटी कैसा चल रहा है, ओवरऑल की मैट्रिक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इन्होंने ट्रैक करना स्टार्ट किया है। इससे इनका कहना है हमारा एनुअली 20 करोड़ के आसपास का कॉस्ट सेविंग होगा। तो मतलब पहले आपका मतलब हर एक ब्रांच का ब्रांच मैनेजर होता है ना, तो पहले वो एक्सपेंस करने के बाद देखता था कि मेरे एक्सपेंसेस कहाँ पे हुए, कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर आप उसको कंट्रोल करने देखते हो। लेकिन अब क्योंकि वो डेली मॉनिटरिंग हो रही है, वीकली मॉनिटरिंग हो रही है, तो प्रोएक्टिवली कंपनी उसको मैनेज कर पाएगी। अगर कहीं पे एक्सपेंस अननेसेसरी ज्यादा हो रहा है और उसके अगेंस्ट में आप उतना बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हो, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो आप उसको वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। तो वहां से 20 करोड़ की कॉस्ट सेविंग ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। इसके साथ में इन्होंने 84 ऐसे ब्रांचेस आइडेंटिफाई करे हैं जो मतलब जिनमें प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट का कहना है इन 84 ब्रांचेस को, मतलब कुछ ब्रांचेस तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, कुछ ब्रांचेस को हम मर्ज कर देंगे उन ब्रांचेस के साथ में जिनमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है।
तो इससे होगा क्या, वो जो अननेसेसरी मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता था ब्रांच को मेंटेन करने का, रेंट कॉस्ट जाता था, डे टू डे मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते थे, इन सारी चीज़ों में जो एडिशनल एक्सपेंस था वो मेरा बच जाएगा। तो कंपनी का कहना है इससे हमारा नेक्स्ट ईयर FY27 के अंदर 50 करोड़ से जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो इंप्रूव होंगे। तो अगले साल ओपेक्स मेरा 50 करोड़ से इंप्रूव हो जाएगा इससे, प्लस इस साल भी मुझे कॉस्ट सेविंग मिलेगी। तो इसीलिए ओपेक्स का जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमको मुठूट में आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये हो गया थर्ड लीवर आपका। फिर आता है फोर्थ लीवर। तो कंपनी ने यील्ड इंक्रीज किया है, सेम सीए ग्रामीण की तरह, अरमान फाइनेंशियल की तरह, उज्जीवन बैंक ने भी किया था, एंड आई थिंक स्पंदना स्फूर्ति ने भी किया है। तो इन तीनों चारों लेंडर्स ने जो अपना माइक्रो फाइनेंस का बुक है ना उसका यील्ड बढ़ाया है, यानी इंटरेस्ट रेट जो आप चार्ज करते हो उसको इंक्रीज किया है। और ये तो सबसे मतलब सिंपल सा रिफ्लेक्शन है किसी भी लेंडर के लिए कि अगर इस तरीके के सिनेरियो के बाद, ऐसा जो स्ट्रेस पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है, उसके बाद अगर कोई लेंडर, सारे लेंडर इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये सारे लेंडर्स कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के कि ईएमआई बर्डन जो बढ़ेगी, मतलब एक तरीके से ईएमआई इंक्रीज हो जाएगी ना बोरोवर्स के लिए, तो उसके बाद भी इनका रीपेमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको लेकर के ये काफी अश्योर है। उसके बाद ही आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हो। तो वो मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी किया है। यील्ड बढ़ाने का मतलब क्या है कि मेरी इनकम ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये चार काफी इंपॉर्टेंट लीवर्स हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लिए। अब इनको अगर ऑर्गेनाइज वे में एक बार डिस्कस करें, सबसे पहले क्या होगा, इनका यील्ड जो इन्होंने बढ़ाया है तो उससे इनकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए अगर मैंने पहले 100 रुपए का लोन दिया था, मैं 20 रुपए कमाता था, अब मैंने यील्ड बढ़ा दिया तो 20 रुपए की जगह 21 रुपीज में उस पर अर्न करूंगा, तो मेरा वहां से इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मेरा कम होगा, यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं वो मेरे लिए सस्ता हो गया। तो जो गैप होता है बीच का, क्योंकि मैंने जिस रेट पे मैं दे रहा हूं उसको मैंने बढ़ा दिया ना, तो जो बीच का गैप है, जो स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा, यानी कि मार्जिन मेरे इंप्रूव हो जाएंगे। यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो हम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं एक तरीके से लेंडिंग बिजनेस के लिए, उसमें मुझे फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा क्या होगा, ओपेक्स वाला पार्ट मेरा कंट्रोल होगा, मतलब खर्चे मेरे कम होते जाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, जिससे मेरे पीपीओपी को बूस्ट मिलेगा। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका ग्रोथ काफी फास्ट होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और तीसरा है, चौथा है सबसे बड़ा आपका क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट मतलब अगर आप FY25 में देखोगे तो इन कंपनीज के अगेंस्ट में वो जा रहा था। पीपीओपी में जो भी आप प्रॉफिट बनाते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी होता था, क्रेडिट कॉस्ट उसको खा जाता था और आपका पैट और कम हो जाता था। इनफैक्ट लॉस भी इन कंपनीज ने रिपोर्ट करा है। अब जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कंपनी के फेवर में काम कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो जो भी आपका पीपीओपी होगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्रेडिट कॉस्ट उसको और ज्यादा ग्रो कर देगा, उसको और ज्यादा फास्ट ग्रो कर देगा। तो पैट में हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज डायरेक्शनली क्रेडिट कॉस्ट आपका कम होता जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, मतलब गाइडेंस तो उन्होंने पहले ही दिया था कि 2% का आरओए करने को देख रहे हैं हम FY26 में। लेकिन इस कॉन कॉल में एग्जैक्टली तो इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन अगर आप इनके वर्ड्स पे फोकस करोगे, जो थोड़ा सा हिंट दिया है इन्होंने कि ज्यादा चांसेस हैं कि मोर देन 2% का आरओए हम करें एंड ऑफ FY26 तक। मतलब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। इसका मतलब क्या है कि H2 में जो इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ रहेगी वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर होगी H1 के कंपैरिजन में। इनफैक्ट उन्होंने FY27 का भी मतलब क्रेडिट कॉस्ट का एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन एक एस्टिमेशन दिया है कि FY27 में जो अभी चीजें हमको लग रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट कॉस्ट 2.25% से 2.5% तक होना चाहिए। ये नंबर सीए ग्रामीण के गाइडेंस से भी बेटर है। सीए ग्रामीण का वो जो प्रोविजनल नॉर्म्स उनके लिए चेंज हुए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा थोड़े बहुत उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगा FY27 में। ये कंपनी FY27 में भी काफी बेटर क्रेडिट कॉस्ट के नंबर एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब अगला 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस काफी अच्छा पोजीशन में अभी लग रहा है। प्लस एक और चीज इन्होंने बोली है कि इतना गाइडेंस को लेकर के क्यों कॉन्फिडेंट है, बिकॉज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पे कंपनी को काफी अच्छे टेलविंड्स दिख रहे हैं। इंटरनल एक तो कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो रही है, तो जब भी कलेक्शन इंप्रूव होता है आप ज्यादा डिसबर्समेंट करने को देखते हो। प्लस कंपनी देख रही का कहना है कि ग्राउंड लेवल पे वैसे डिमांड भी हम देख रहे हैं, जैसे पिछला 1-1.5 साल गया था तो डिमांड भी थोड़ी सी वीक थी, लेकिन अब मंथ आफ्टर मंथ हम देख रहे हैं कि काफी सारे बोरोवर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोन वगैरह लेने के लिए, तो डिसबर्समेंट में ग्रोथ है। दूसरा, एक्सटर्नल टेलविंड्स भी कंपनी को दिख रहे हैं, जैसे आप मॉनसून देखो, मॉनसून बहुत अच्छा गया, तो जब भी मॉनसून अच्छा होता है रूरल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहां पे कंपनी का कहना है कि उनके हाथ में कैश बढ़ रहा है, कैश फ्लो उनका इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स ठीक आ रहे हैं। प्लस कंपनी का कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन का नंबर, ये हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके लिए अगर फूड इन्फ्लेशन कम रहे तो मतलब इनकी डिमांड और बढ़ती है, इनका खुद का भी बिजनेस अच्छा चलता है और ये स्पेंड करने को देखते हैं
दूसरी दूसरी चीजों के ऊपर। तो ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग लीवर दे रही है इस कंपनी को और इस पूरे सेक्टर को कि आने वाले जो क्वार्टर्स है वो अच्छे रह सकते हैं इन कंपनीज के लिए। तो ये ओवरऑल आउटलुक बनता है मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो जब हमने Q4 में डिस्कस किया था तब तो ये बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड करते थे। अभी थोड़ा बहुत स्टॉक एप्रिसिएशन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इनका प्राइस टू बुक 1.1 के आसपास है। और जैसे ग्रोथ लीवर्स लग रहे हैं, अर्निंग ग्रोथ का जो चांसेस है कंपनी का, ऑफ कोर्स एक अच्छा रीरेटिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। और पूरे माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो यही दो सबसे बेस्ट बेट लगते हैं, एक तो अरमान फाइनेंशियल और दूसरा आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अरमान के लिए बहुत जरूरी था कि Q2 में वो पैट पॉजिटिव हो और वो फाइनली उन्होंने कर दिया, प्लस आगे का भी कमेंट्री अच्छा है कंपनी का। स्पन्ना स्फूर्ति को भी हम देख सकते हैं। स्पन्ना स्फूर्ति में इनफैक्ट अगर आप देखोगे स्टॉक एप्रिसिएशन ज्यादा हुआ है मुथूट माइक्रो फाइनेंस के कंपैरिजन में। पहले वो 0.7 0.8 के आसपास का प्राइस टू बुक था, अभी 1.1 का प्राइस टू बुक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। आई मीन स्पन्ना का अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, हालांकि उनकी कमेंट्री अच्छी है, एसेट क्वालिटी में वो भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी उनका भी ठीक चल रहा है। लेकिन जब तक आपका बॉटम लाइन पॉजिटिव नहीं होता ना, तब तक वो कमेंट्री आई मीन उस पर इतना ज्यादा कन्विक्शन बनता नहीं है। एंड सेम वैल्यूएशन पे बेटर फंडामेंटल्स के साथ में आपके पास में बाकी दो प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये ओवरऑल दो बेस्ट बेट बनते हैं। एक तो आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस, लोग अभी भी काफी लो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और परफॉर्मेंस और कमेंट्री काफी अच्छी है कंपनी की। एंड दूसरा अरमान फाइनेंशियल। बाकी हाँ, ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखना है, देखना है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।